दिल्ली में चीन पर लगाम कसने की कोशिशें तेज हैं। टोक्यो में अमेरिका की राजनीति के संभावित उतार चढ़ाव को मैनेज करने की तैयारी चल रही है और यूरोप में मोदी और मेलोनी की केमिस्ट्री भारत के लिए नए रास्ते खोल रही है। ये तीनों तस्वीरें अलग अलग नहीं है। दरअसल ये भारत की उस विदेश नीति का हिस्सा है जिसमें देश अब हालात के पीछे चलने के बजाय खुद दिशा तय कर रहा है। हाल ही में टोक्यो में हुए 18वें इंडिया जापान स्ट्रैटेजिक डायलॉग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ कहा कि भारत जापान के साथ क्वाड, संयुक्त राष्ट्र और G20 जैसे वैश्विक मंचों पर सहयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। ये बयान कोई औपचारिक कूटनीतिक लाइन नहीं थी, बल्कि आने वाले वर्षों की पावर पॉलिटिक्स का सीधा संकेत था। इसका मतलब साफ है कि भारत अब ये तय कर चुका है कि उसे किसके साथ खड़ा होना है और किस तरह से अपने हित सुरक्षित रखने हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए सबसे पहले इंडो पैसिफिक की बात करनी होगी। आज की दुनिया में असली ताकत उन समुद्री रास्तों पर टिकी है जिनसे व्यापार, ऊर्जा और तकनीक गुजरती है। चीन इस इलाके में लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और भारत इसे सिर्फ सैन्य चुनौती नहीं बल्कि रणनीतिक चुनौती के तौर पर देखता है। और यही वजह है कि दिल्ली में इंडो पैसिफिक की रेड लाइन अब साफ दिखाई देने लगी है। भारत टकराव नहीं चाहता, लेकिन संतुलन हर हाल में चाहता है। क्वाड इसी सोच का व्यवहारिक रूप है, एक ऐसा मंच जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा, सप्लाई चेन और समुद्री आजादी को सुनिश्चित करने वाला मान लीजिए। इसी रणनीति का दूसरा अहम सिरा टोक्यो से जुड़ता है। जापान सिर्फ भारत का आर्थिक साझेदार नहीं है, बल्कि उस इंडो पैसिफिक सोच का मूल स्तंभ है जिसने फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक का विचार दुनिया को दिया। जयशंकर ने याद दिलाया कि पिछले 2 दशकों में भारत और जापान के रिश्ते व्यापार से निकलकर एक व्यापक और रणनीतिक साझेदारी बन चुका है और अब इसमें सुरक्षा, तकनीक और वैश्विक शासन शामिल है। ये रिश्ता इसलिए और अहम हो जाता है क्योंकि अमेरिका की घरेलू राजनीति, खासकर ट्रंप फैक्टर, भविष्य में नीतिगत अनिश्चितता पैदा कर सकता है। भारत और जापान मिलकर ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वॉशिंगटन में बदलाव का असर इंडो पैसिफिक की स्थिरता पर न पड़े। जयशंकर ने क्वाड के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र और G20 का जिक्र कर एक और बड़ी तस्वीर पेश की। भारत संयुक्त राष्ट्र में सुधार चाहता है, वैश्विक फैसलों में स्थायी भूमिका चाहता है और G20 जैसे मंचों पर अपनी आर्थिक ताकत को राजनीतिक असर में बदलना चाहता है। जापान जैसे देश का समर्थन इन सभी मोर्चों पर भारत की स्थिति को मजबूत करता है। अब जरा भविष्य की लड़ाई पर नजर डालिए। आने वाले वर्षों में प्रतिस्पर्धा हथियारों से ज्यादा तकनीक पर होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल्स पर आज इन क्षेत्रों में चीन की पकड़ मजबूत है और भारत और जापान का इन सेक्टर में सहयोग दरअसल चीन की सप्लाई चेन मोनोपोली को चुनौती देने की कोशिश है। ये खुली भिड़त नहीं बल्कि शांत लेकिन गहरी रणनीतिक है जिसमें भविष्य की ताकत आज तैयार की जा रही है, जिसमें भारत और जापान एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। जयशंकर की कूटनीतिक सोच का एक और अहम पहलू है इंडो पैसिफिक और वेस्ट एशिया को जोड़कर देखना। फिलीपींस से लेकर भारत और वहां से कतर, इजराइल और यूरोप तक फैला इलाका आज ऊर्जा, व्यापार और समुद्री सुरक्षा के जरिए आपस में जुड़ा हुआ है। भारत अब इन क्षेत्रों को अलग अलग नहीं बल्कि एक संयुक्त रणनीतिक जोन के रूप में देख रहा है। इससे भारत खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश कर रहा है जो सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक कनेक्टर है। यूरोप की तरफ देखें तो वहां भी भारत की अहमियत तेजी से बढ़ रही है। भारत EU ट्रेड डील का मतलब है एक साथ 27 देशों के बाजार तक पहुंच। ये समझौता भारत के लिए सिर्फ निर्यात बढ़ाने का जरिया नहीं है बल्कि चीन पर व्यापारिक निर्भरता कम करने का साधन है। यूरोप भी आज भरोसेमंद, स्थिर और लोकतांत्रिक साझेदार की तलाश में है और भारत इस कसौटी पर खड़ा उतरता है। इस पूरे यूरोपीय समीकरण में इटली की भूमिका भी खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के रिश्तों ने भारत और यूरोप संबंधों को नई ऊर्जा दी है। विनीटैली जैसे मंच पर भारत की सॉफ्ट पावर और बिजनेस डिप्लोमेसी को मजबूत करते हैं। ये दिखाते हैं कि भारत अब सिर्फ सौदे नहीं कर रहा, रिश्ते बना रहा है। टोक्यो में इटली और जापान की बढ़ती नजदीकियां भी इस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है।
जब ये दोनों देश इकोनॉमिक सिक्योरिटी और क्रिटिकल मिनरल्स पर साथ आते हैं तो भारत को अप्रत्यक्ष लेकिन ठोस फायदा मिलता है, क्योंकि भारत दोनों का रणनीतिक साझेदार है। इस तरह भारत खुद को एक ऐसे नेटवर्क के केंद्र में ला रहा है जहां फैसले लिए जाते हैं। अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में समझना है तो बात साफ है कि भारत आज 3 मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। दिल्ली में चीन को संतुलित करने की रणनीति बन रही है, टोक्यो के जरिए इंडो पैसिफिक की स्थिरता और यूरोप में व्यापार और तकनीक के नए दरवाजे खुल रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घकालिक रणनीति और एस जयशंकर की संतुलित कूटनीतिक सोच का नतीजा है। जबकि इटली में जॉर्जिया मेलोनी भी आगे बढ़ रही हैं ताकि इटली और भारत मिलकर एक नया समीकरण पैदा कर सके। यही वजह है कि भारत आज खुद को सिर्फ उभरती शक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने वाली शक्ति के रूप में पेश कर रहा है। और इसी संदर्भ में डॉक्टर एस जयशंकर का ये कथन पूरी तरह फिट बैठता है कि हमारे पास सिर्फ मौका नहीं है, कर्तव्य भी है, जिसके जरिए आज पूरी ग्लोबल जो नक्शा है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहां भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, चाहे वो अमेरिका हो या चीन हो या फिर पाकिस्तान, ये तमाम देश भारत का अब तक कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं, क्योंकि भारत अपने कूटनीतिक रिश्तों को समझता है, कूटनीतिक रणनीति के साथ आगे बढ़ता है ताकि भारत को मजबूती दिला सके। चाहे इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्जिया मेलोनी के साथ आगे बढ़ रहे हैं या फिर जापान के साथ भारत का रिश्ता एक मजबूत स्थिति में आ गया है। ऐसे में इस पूरे मामले में इतना है, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।